नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आप लोगों के सामने आ ही चुके हैं। आपने देखा जिस तरीके से खुद ममता बनर्जी जो हैं वो पीछे चल रही हैं भवानीपुर से, या फिर आप यही समझ लीजिए लगभग उनकी भी हार हो चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं तमाम जो राजनेता हैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा, और वो सलाह ये है कि हाल के कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम देश से बैन हो, तो आपको चुनावों का बहिष्कार करना पड़ेगा। आपने अपनी आंखों के सामने बिहार देखा, उसके बावजूद भी आपने 5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़े। आपने बंगाल के अंदर अपनी हार देखी, आपने असम के अंदर अपनी हार देखी, और बंगाल में तो वो हार जिसका अंदाजा कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता इस बात को नहीं सोच सकता था कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 200 का बहुमत छुएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मैं जीत नहीं समझता हूं, ये मैं लोकतंत्र की हत्या समझता हूं, क्योंकि ये भाजपा की कोई जीत नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। और सरेआम देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से अभी 70 सीटों पर काउंटिंग जो है वो स्टॉप्ड है, उनका कोई नतीजा ही नहीं है, अब तक उनको अपलोड भी नहीं किया गया है। पता नहीं क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं लगता, और मैं तो ये चाहूंगा कि ये चुनाव या इससे पहले का कोई भी चुनाव मुझे निष्पक्ष नहीं लगता, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, क्योंकि हम कैसे निष्पक्षता माने। हमने अपनी आंखों के सामने मध्य प्रदेश के अंदर विधायकों को खरीदते हुए देखा, हमने अपनी आंखों के सामने महाराष्ट्र की सत्ता जाते हुए देखा। जो नतीजे बिहार से आए उसके बाद वही सेम नतीजे बंगाल से देखने को मिल रहे हैं। बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। वो बंगाल जहां पर बीजेपी हुआ नहीं करती थी, 3 सीटों पर आई, और अब उसके बाद वो डायरेक्ट 200 पार कर जाती है। आप सोच कर देखिए, अभी हाल ही के कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां बंगाल में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, आप ये देखिए, आप उससे अंदाजा लगाइए। काउंसलर के इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीटें मिली। जब बीजेपी की उन इलेक्शन में बुरी हालत थी, तो अचानक ऐसा क्या होता है कि विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा छू लेती है। यह बहुत बड़ी बात है। और भवानीपुर जो कि खुद ममता बनर्जी का गढ़ हुआ करता था, वहां से, उस भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है, मतलब ममता बनर्जी खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो यह कहूंगा कि अगर विपक्ष अब यह चाहता है कि वो विपक्ष की भूमिका में रहे, तो उसको चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर आप चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक ये मशीन है, आप एक सिंगल चुनाव नहीं जीत सकते। यह मेरी अपनी पर्सनल निजी राय है, क्योंकि बंगाल को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बंगाल में रहा हूं, बंगाल की हर एक चीज जानता हूं। अब उसके बाद अगर कोई मुझसे आकर यह कहे कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस का बहुमत लेके आई है, तो मैं कभी उसको नहीं मान सकता। मैं क्या, बंगाल का कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये देश के संविधान की एक हार है। और वो बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टियां निष्पक्षता से चुनाव लड़ ले तो खुद गृह मंत्री अपनी जमानत नहीं बचा सकते। उस बंगाल के अंदर 200 पार का बहुमत आना लगभग इम्पॉसिबल। सब चीजों को किस प्रकार से मैनेज किया गया, किस तरीके से सब लोगों के माइंड को वॉश किया गया, ये सबने देखा। वो तमाम गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल पर चला रही थी, बीजेपी 160 प्लस 160 प्लस 160 प्लस, आप सोच कर देखिए ना कि आखिर कैसे बीजेपी 200 प्लस आ जाती है बंगाल के अंदर। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। जिस बंगाल में इनके पास सीएम फेस नहीं, जो बंगाल के लोग हिंदी भाषा नहीं समझते, मेन सबसे बड़ी चीज का जवाब आप मुझे ये दीजिए। आपने अभिषेक बनर्जी की मीटिंग को देखा होगा, वहां आपने देखा होगा कि अभिषेक बनर्जी जो हैं वो बंगाली में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाली में बात करती हुई नजर आ रही हैं। बंगाली लोग जो बंगाली जानते हैं, हिंदी भाषा नहीं जानते, वहां पर आप लोग अगर ये कहेंगे कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया है, अमित शाह की बातों पर चुनाव जीता गया है, तो जब मोदी और अमित शाह की बात बंगाली जनता समझ ही नहीं पाई, तो वोट कहां से आया भाई? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। और बड़ी बात यह है कि अब बंगाल जो है, कल से वो बंगाल, अब ये वो बंगाल नहीं रहेगा जिस बंगाल में खुशहाली हुआ करती थी, जिस बंगाल में नौजवानों पे रोजगार हुआ करता था, जिस बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहा करते थे। अब इस बंगाल को तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए हर महीने आते थे, अब उनको 3000 का लालच दिया है मोदी सरकार ने। कोई नहीं, कुछ दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। उसके बाद बंगाल की जनता से सवाल पूछा जाएगा कि क्या उनके खाते में 3000 रुपए आए। और अब आप देखिएगा कि बंगाल की क्या स्थिति होगी। एक आपने देखा होगा कि सिर्फ एक घटना बंगाल की अगर हो जाती थी तो उसको किस तरीके से उजागर कर दिया जाता था। अब आप देखिएगा कि बंगाल का ये लोग क्या हाल करेंगे।
जो स्थिति उत्तर प्रदेश की इन्होंने बना दी, जो स्थिति मध्य प्रदेश की इन्होंने बना दी, जो स्थिति इन्होंने राजस्थान की बना दी, जो स्थिति इन्होंने महाराष्ट्र की बना दी, अब सेम वही स्थिति ये लोग बंगाल की बनाएंगे। जिस बंगाल को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की मिसाल दी जाती थी, उस मिसाल को आज इन्होंने ध्वस्त कर दिया, उस मिसाल को आज इन्होंने खत्म कर दिया। आज कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र खतरे में। और मैं तो ये सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव को इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। या तो चुनाव हो तो वीवीपैट की पर्चियों से हो, अदरवाइज चुनाव हो ही ना। आप लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक अब आप लोगों का जीतना क्या, विपक्ष में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है, बड़ी बात यह है। और 70 सीटों पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, जिसको अपलोड भी नहीं किया अभी तक इलेक्शन कमीशन ने। उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र की सरेआम हत्या, लोकतंत्र का गला पश्चिम बंगाल के अंदर घोटा गया है। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष अभी तक चुप और मौन है। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बस उस पर बोलकर चुप हो जाएगा। जब तक विपक्ष देश की जनता से नहीं जुड़ेगा, विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। यह भी मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से अकेली ममता बनर्जी लगी रहे, या फिर आप सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं अखिलेश यादव लग रहे हैं तो आप जीत जाओगे, तो ये इम्पॉसिबल है। जब तक सारा विपक्ष एक साथ नहीं आएगा, भाई आप मशीन को साबित नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन आपको अपनी बात ये रखनी चाहिए कि एज अ इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें नहीं है भरोसा। अगर देश के अंदर करोड़ों लोग इस चीज पर एग्री करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से मशीन से वोटिंग होगी। आप हर जगह का चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह का चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले वक्त में पंजाब के अंदर अगर चुनाव हो, पंजाब में भी बीजेपी जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मैं ये समझता हूं कि मुझे लगता नहीं है कहीं से कहीं तक भी अब राजनीति वोटों की बची है, क्योंकि अगर राजनीति वोटों की बचती तो राजस्थान से कभी भी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को सीएम बनाए बिना नहीं छोड़ती। अगर राजनीति वोटों की होती तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाता। हर कोई व्यक्ति देख रहा है कि लोगों को पार्टी से हटा भी दिया जा रहा है, लोगों को पार्टी में वो सम्मान, वो चीजें नहीं मिल रही, उसके बाद भी बीजेपी जीत रही है। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद भी बीजेपी जीत कर आ रही है। देश में महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, टैरिफ लग रहा है देश के ऊपर, देश के अंदर तमाम जो है आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उसके बाद भी अगर बीजेपी जीत रही है तो ये वोट जनता का नहीं है। ये वोट तो कहीं ना कहीं खेला हुआ है। और ये खेला देश की जनता के साथ खेला गया है। जिस तरीके से देश की जनता को धोखा दिया गया है, मैं ये बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। और मैं अब तक इन चुनाव के परिणाम को नहीं मानता हूं कि 200 पार का बहुमत भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। ये एकदम असंभव चीज है। आप किस बिहाफ पर जीते हैं? देश में हिंदू मुसलमान की नफरत की वजह से आपको लोगों ने जिताया है, या आपने जिस तरीके से देश के अंदर आपके उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, राजस्थान में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गुजरात से महिलाएं गायब हो रही हैं, देश के लोग पलायन कर रहे हैं, देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं, आपको वोट किस बिहाफ पर मिला है? आप वो बताइए। आपने एक भी चुनाव में चर्चा नहीं करी शिक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बच्चों की जो है उनको रोजगार को लेकर। आपको किस आधार पर वोट मिला है? अब मुझे इस सवाल का जवाब जानना है कि आपको जनता वोट देगी तो किस आधार पर देगी? इस आधार पर देगी कि आप पूरे देश में हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। मुसलमान जिस दिन इस देश से चला गया, आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये आप समझिए। पूरे देश में नफरत का उस कदर जहर घोलने का इन लोगों ने काम किया है, और आज बंगाल की स्थिति भी पूरी तरीके से बदहाल इन लोगों ने कर दी है। आज मैं कह सकता हूं कि बंगाल भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो बंगाल जहां पर कम से कम खुशहाली थी, लोगों के पास रोजगार था, लोगों के पास खाने को चीजें थी, वो बंगाल को इन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और मैं एक ही कहूंगा, ये जनादेश जनता का नहीं हो सकता। ये जनादेश कभी भी जनता का नहीं हो सकता। ये जनादेश लोकतंत्र की हत्या है। और बड़ी बात यह कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो यहां के प्रचार कर रहा था, उससे अपना राज्य नहीं संभल रहा। ये लोकतंत्र की हत्या है, देश के संविधान की हत्या है, जनादेश की हत्या है। और मैं साफ तौर पे कहूंगा कि यह चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ। और अगर निष्पक्षता के साथ आज भी चुनाव करा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बंगाल भी क्या, बिहार भी क्या, तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अरे इनकी सरकार के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, देश का किसान नहीं है, तो ये लोग कहां से जीतेंगे? ये लोग बेईमानी के दम पर जीते हैं, धोखाधड़ी के दम पर जीते हैं, वरना इनकी औकात एक पंचायत का चुनाव जीतने की नहीं है। इलेक्शन लड़ रहे हैं आपका विधानसभा लोकसभा का। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।